निडर भावना के साथ मोआना उत्सुकता से रहस्यमय द्वीप की खोज करती है, नए क्षेत्रों का अनावरण करने और समुदायों को समुद्र के साथ फिर से जोड़ने की उसकी गहरी लालसा, उसके पूर्वजों की विरासत को प्रतिध्वनित करती है, उसे आगे बढ़ाती है। चलते समय अनजाने में उसका पैर एक छोटे, शांत केकरे पर पड़ गया, जो सौभाग्य से बिना किसी नुकसान के बच गया। भले ही उसका वफादार सुअर थक गया था, मोआना ने अटूट साहस दिखाया और उसे कठिन चढ़ाई पर ले गई। चुनौतीपूर्ण चढ़ाई जीतने के बाद आखिरकार वह शिखर पर पहुंचती है, जहां उसे उसका हमेशा उत्सुक और गर्वित मुर्गा पहले से ही मौजूद मिलता है। ऊपर बैठी मोआना अपने सामने खुलते मनोरम दृश्य को निहारती है। शंख को अपने मुंह के पास ले जाकर वह एक लंबी ध्वनि बजाती है, उम्मीद करती है कि दूर के द्वीपवासी हवा में उसकी पुकार सुनेंगे, लेकिन बदले में सिर्फ चुप्पी मिलती है। मोआना की उम्मीद कभी नहीं डगमगाती। उसे गुप्त रूप से विश्वास है कि अंततः कोई तो जवाब देगा। मोआना का उत्साह उमड़ पड़ता है, क्योंकि वह समझती है कि इस रहस्योद्घाटन से अज्ञात सभ्यताओं के प्रमाण मिल सकते हैं। जवाब जैसा लग रहा है, वह आवाज दरअसल उसके चंचल मुर्गे की है, जो अब एक अजीब चीज से मोहित हो गया है, एक सदियों पुरानी वीजेड, जिस पर अज्ञात मानव आकृतियों के गुप्त चित्रण बने हुए हैं। उसकी आंखों में एक दृढ़ चमक के साथ उसने अपने वफादार साथियों को घर लौटने में जल्दी करने का आग्रह किया। जैसे ही मोआना और उसके साथी अपने द्वीप घर के पास पहुंचते हैं, वह अप्रतिरोध्य ऊर्जा के साथ गाने लगती है। व्यक्तियों की एक भीड़ धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रही है। उसके माता-पिता तुई और सीना ग्रामीणों के हर्षित स्वागत का नेतृत्व करते हैं और उसके साथ मिलकर एक जीवंत गीत गाते हैं, जो एकता और समुदाय का सम्मान करता है। उनमें से एक है मो, एक युवा स्वप्नदृष्टा जो द्वीप की लोक कथाओं से मोहित है। वह खुद को माउई और मोआना का सबसे बड़ा प्रशंसक मानता है और उसे उम्मीद है कि एक दिन उसकी मुलाकात महान डेमीगॉड से व्यक्तिगत रूप से होगी। जैसे ही मोआना बीच पर पहुंचती है, उसके पिता गर्व और जिज्ञासा के मिश्रण के साथ उसका स्वागत करते हैं, उसकी खोजों के बारे में जानने के लिए उत्सुक। अतल दृढ़ संकल्प और विस्मय की एक चिंगारी के साथ रहस्यमय वीजेड को प्रदर्शित करते हुए वह मानती है कि यह अलौकिक सभ्यताओं का निर्णायक प्रमाण है और वर्तमान बाधाओं की परवाह किए बिना संपर्क स्थापित करने के लिए अथक प्रयास करने का संकल्प लेती है। उसी क्षण उसकी छोटी बहन सा आती है, जो उसे प्यार और नापसंदगी के मिश्रण के साथ हल्के से डांटती है। उसे लगता है कि मोआना की अनुपस्थिति वर्षों जैसी लगती है, जबकि वास्तव में केवल 3 दिन ही हुए हैं। पवित्र स्थान में घूमते हुए मोआना अपनी बहन को अपने पिछले मिशन के बारे में बताती है। ते फिती के हृदय को पुनर्स्थापित करने की असाधारण यात्रा, एक परिवर्तनकारी अनुभव। बाद में मोआना एसए को अपने पूर्वजों के प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक अभयारण्य का मार्गदर्शन करती है, वही स्थान जहां मोआना ने अपनी विरासत की खोज की थी। उत्सुकता भरे स्वर में साम्या ने अवधि के बारे में पूछा। मोआना की मुस्कान कुछ हफ्तों की ही लगती है, लेकिन एसए के लिए यह अनंत काल जैसा लगता है, जो अपनी निराशा को रोक नहीं पा रही है। मोआना की आवाज उत्साह से भरी हुई थी और उसने एक अद्भुत कहानी शुरू की। माउई द्वारा ते फिती का दिल चुराने से पहले उनके पूर्वज प्रसिद्ध ताताई पासा ने अथाह समुद्र के माध्यम से सभी समुद्री लोगों को एकजुट करने की कल्पना की थी। एक पवित्र खोज जो भाग्य के हाथों पथरी से उतर गई। अब मोआना पर जिम्मेदारी का भार है। वह एसए को अपनी जिम्मेदारियों के बारे में बताती है, जो बचकाने बोलेपन से माउई को यह कर्तव्य सौंपने का प्रस्ताव रखता है, जिससे मोआना उसके साथ द्वीप पर ही रह सके। अतल साहस के साथ मोआना सावधानीपूर्वक यह बताती है कि माउई के अपने देवदूत संबंधी कर्तव्य है और यह विशेष भाग्य केवल उसी का है। अब माउई में वह मोतू के पौराणिक द्वीप के प्रवेश द्वार की तलाश में एक खतरनाक खोज शुरू करता है। मातंगी उसके रास्ते में बाधा डाल रही है। एक समयविदित प्रहरी द्वार की रक्षा करता है। हालांकि मातंगी मना कर देता है, यह कहते हुए कि उसे पहले अपनी पूर्व साथी मोआना से मिलना होगा। माउई इस मुश्किल परिस्थिति से निकलने की कोशिश कर रहा है। अपना नजरिया बदलते हुए उन्होंने फिर मूल समस्या को स्पष्ट किया। माउई बेशर्मी से एक कहानी गढ़ता है, यह दावा करते हुए कि उसने केवल अपने जादुई मछली पकड़ने के कांटे को पुनः प्राप्त करने के लिए मोआना का शोषण किया, और आगे उसके मुर्गे का उपहास उड़ाता है। नालो नामक एक दुष्ट देवता ने मोरा फेतू को एक जानलेवा काले तूफान में घेर लिया है। माउई जोर देकर मोआना की भागीदारी से इनकार करता है, फिर भी मातंगी उसे बीच में ही रोक देता है। वह उसे याद दिलाती है कि मोआना के एक कुशल नाविक के रूप में विकास में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसने उसे वर्तमान मिशन के लिए अपरिहार्य बना दिया। मोआना अपने द्वीप पर लौट आई है, खुशी से चमक रही है, क्योंकि वह अपने लोगों के साथ नए नृत्य की मुद्राएं साझा कर रही है, जिससे उनके बंधन और गहरे हो रहे हैं। जब वह काम पूरा कर लेती है तो तुई, उसके पिता, गर्व से चमकते हुए आते हैं और संकेत देते हैं कि आज रात कुछ खास होने वाला है। मोआना को अपनी पैतृक रेखा की परिणति नाविक के रूप में मनाया जाना है, एक ऐसा गौरव जो वह मानते हैं कि केवल असीम दृष्टि वाले लोगों को ही प्राप्त होता है।
अब समय आ गया है कि वह अपनी नेतृत्व क्षमता का पूरा प्रदर्शन करे। जब अंधेरा छा जाता है तो पूरा द्वीप समुदाय एक पुराने अलाव की रोशनी में जगमगाते तारों के नीचे इस ऐतिहासिक अवसर को मनाने के लिए इकट्ठा होता है। मोआना विनम्रतापूर्वक ताई की उपाधि को स्वीकार करती है, जो पूर्ववर्तियों की एक लंबी श्रृंखला को तोड़ती है। मोआना के द्वीप के नेता के रूप में आरोहण का सम्मान करते हुए समारोह शुरू होता है, जो उसके पूर्वजों के ज्ञान पर आधारित है। अचानक मोआना ने खुद को एक हिंसक समुद्री तूफान के बीच पाया। मोआना द्वारा एक पवित्र शपथ के माध्यम से अपने समुदाय की रक्षा और एकजुट करने का दृढ़ संकल्प लेने के साथ ही समारोह एक अप्रत्याशित घटना से अचानक बाधित हो जाता है। जैसे लहरें टकराती है, आसमान भयावह रूप से काला हो जाता है और पूरी तरह से अराजकता छा जाती है। तूफान से घिरी मोआना समुद्र में गिर जाती है। परिदृश्य बंजर है, जीवन से रहित है और इसमें निवासियों का कोई निशान नहीं है। इस अशांत जगह में एक पैतृक आवाज उसके विचारों में गूंजती है। यह स्पष्ट होता है कि उसकी दूरदर्शिता एक संभावित भविष्य को उजागर करती है, एक ऐसा भाग्य जो उस पर और उसके लोगों पर मंडरा रहा है, अगर वह पौराणिक मोतू नुई द्वीप को खोजने और द्वीपों के साथ उनके संबंध को बहाल करने में विफल रहती है। पूर्वज उसे बताते हैं कि ती का हृदय लौटाना तो केवल शुरुआत थी, उसका असली काम मोतू को निगल रहे तूफान को शांत करना है। इसे पूरा करने के लिए उसे स्वर्गीय ज्वाला का पीछा करना होगा, जो उसे एक ऐसे द्वीप पर ले जाएगी जहां उसके पूर्वज नहीं पहुंच सके। उसका मिशन न केवल मोतू फेतू को बचाना है, बल्कि द्वीपों को फिर से एकजुट करना और उनके खोए हुए संतुलन को बहाल करना भी शामिल है। अटल संकल्प से प्रेरित होकर वह अपने माता पिता और पूरे गांव के सामने मोतूमो को खोजने के लिए एक यात्रा शुरू करने की अपनी आवश्यकता की घोषणा करती है। अचानक मोआना खुद को फिर से समारोह में पाती है। बाहर से सब कुछ शांत प्रतीत होता है, फिर भी उसकी अंतर्ज्ञान उसे बताता है कि यह दृष्टि एक महत्वपूर्ण चेतावनी थी। उनके अनुसार प्राचीन काल में महासागर के निवासी इसके विशाल जल से एकजुट थे, जब तक कि एक ईर्ष्यालु देवता नालो उनकी सामूहिक शक्ति से ईर्ष्या करते हुए मोतू को कभी न खत्म होने वाले तूफान से शाप नहीं दे दिया। युवा उत्साह के साथ उत्सुक कहानीकार एक युगों पुरानी गाथा का वर्णन शुरू करता है। तूफान ने द्वीप को पूरी तरह से अलग-थलग कर दिया, जिससे निवासियों को अपने संसाधनों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। नई नियुक्ता ताई के रूप में मोआना पर वह मिशन पूरा करने की जिम्मेदारी है जो उसके पूर्वज पूरा नहीं कर पाए थे। अपने पिता की उसकी सुरक्षा के लिए गहरी चिंता के बावजूद उन्हें गांव के बाकी लोगों की तरह उसकी हिम्मत और ताकत पर विश्वास है। तत्काल ही सबकी निगाहें आकाश की ओर उठ गईं, उस आग की लकीर को देखते हुए और उसे कार्रवाई के लिए निर्णायक आह्वान के रूप में पहचानते हुए। एक शक्तिशाली और गहराई से भावुक गीत, यह बुलाते हुए आकाश, प्रियजनों से बिछड़ने का दर्द और अपने भाग्य को पूरा करने के सशक्त दृढ़ विश्वास को दर्शाता है। शक्तिशाली भावनाओं और आशावादी माहौल में खोई हुई मोआना गाना शुरू कर देती है। कार्य पूरा होने के साथ ही उसकी दादी का अलौकिक रूप प्रकट होता है, जो हमेशा मार्गदर्शन और सांत्वना देने के लिए मौजूद है। उसकी दादी उसे तसल्ली देती है कि भले ही भविष्य अनिश्चित है, लेकिन उसका चरित्र ही उसे राह दिखाएगा। सूर्योदय पर उसके निर्णय परिणाम निर्धारित करेंगे। अपने लोगों को इकट्ठा करके मोआना साहसपूर्वक मातू फेतू को खोजने, तूफान का सामना करने और महासागर के विभाजन को ठीक करने के लिए अपनी यात्रा की घोषणा करती है और अपनी खोज पूरी करने पर लौटने की कसम खाती है। उसी पल वह अपना गाना फिर से शुरू करती है, इस यात्रा को पूरा करने के अपने संकल्प को और मजबूत करती है, चाहे कितनी भी बाधाएं आए। खतरों से डरते हुए मोआना की माँ उसे अकेले यात्रा करने से मना करती है, अकेले यात्रा के अत्यधिक जोखिम पर जोर देती है। शुरू में अनिच्छुक मोआना तब मान जाती है जब उसकी माँ पिछली यात्रा पर मुर्गे के जीवित रहने की बात याद दिलाती है, जिसका श्रेय उसके साथ होने को देती है। लोटो, मोआना का करीबी साथी, प्रकट होता है और उत्साहपूर्वक अभियान में शामिल होने का अनुरोध करता है, यह समझते हुए कि उनकी जीविका संबंधी आवश्यकताएं मछली से आगे बढ़ेंगी। अंततः मोआना सहमत हो जाती है, यह समझकर कि उचित सहायता उसे भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगी। मोआना यात्रा के लिए विविध प्रावधानों की आपूर्ति करने के लिए एक किसान की भर्ती की आवश्यकता का निर्धारण करती है और साथ ही माओ की सहायता मांगने के लिए खुद को तैयार करती है, अपनी बातचीत की रणनीति का पूर्वाभ्यास करती है। उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उसने अपनी शुरुआती पंक्तियों का अभ्यास किया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, मोंटी, रोमांच की प्यास वाला एक युवा कहानीकार, दृश्य पर आ धमका और घोषणा की कि वह भी उनके साथ शामिल हो रहा है। उसी समय युवा एसए बचकाना मासूमियत दिखाते हुए मोआना से उसके साथ चलने की गुहार लगाती है। मोआना कोमलता से स्पष्ट करती है कि वह अभी तक सागर के खतरों का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। मोआना के हृदयस्पर्शी शब्दों से गहराई से प्रभावित होकर एसए उसे घर और उनके अटूट बंधन का प्रतिनिधित्व करने वाली एक स्टारफिश भेंट करता है।
प्रस्ताव से गहराई से प्रभावित होकर मोआना कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करती है और अपने दल के साथ अपनी यात्रा पर निकलती है। वहीं माउई खुद को एक जटिल जाल में उलझा हुआ पाता है, जो उसके जादुई मछली पकड़ने के कांटे तक पहुंचने में असमर्थता के कारण और भी बढ़ जाता है। मेनकों के उसे मुक्त करने के प्रयासों के बावजूद वे असफल रहे। हालांकि उसके तैतू, जो उसकी अंतरात्मा की आवाज है, मोआना के आने वाले बचाव की फुसफुसाहट करते हैं, फिर भी वह हठपूर्वक इस संभावना को नकारता है। माउई अपनी समस्याओं से स्वतंत्र रूप से निपटने के लिए दृढ़ है और उसे इसमें शामिल करना पसंद नहीं करता है। अचानक खलनायिका मातंगी प्रकट हुई, तीखे व्यंग्य से उसकी बेबसी का उपहास उड़ाते हुए, आजादी की पेशकश करते हुए चालाकी से मोआना को फिर से देखने की अपनी इच्छा जाहिर कर रही थी। मोआना एक नई दुविधा का सामना करने के लिए लौटती है। कई क्रू सदस्यों के मन में समुद्र का डर है और उनमें से एक वास्तव में तैरने में असमर्थ है। मोना अतल नेतृत्व और अटूट धैर्य के साथ उनकी चिंताओं को शांत करती है, जिससे आगे की यात्रा के लिए आनंद की भावना बढ़ती है। समूह में धीरे धीरे एक स्पष्ट प्रत्याशा की भावना छा जाती है, लेकिन किसान अभी भी आश्वस्त नहीं है। फिर भी मोआना उन्हें दृढ़ रहने के लिए प्रेरित करती है। फिर भी अगर एक शक्तिशाली धारा उनकी डोंगी को उसके इच्छित मार्ग से भटका देती है, तो मुश्किलें पैदा हो जाती है। क्षितिज पर भूमि जैसे आकार उभरते हैं, लेकिन पास आने पर पता चलता है कि यह वह अपेक्षित द्वीप नहीं है, बल्कि कहीं अधिक भयावह चीज है। उनका सामना काकामुरा से होता है, जो छोटे कद के लेकिन भयंकर नारियल योद्धा है और लगातार हमले करते हैं। जैसे ही वे बाल बाल पकड़े जाने से बचते हैं, उनका सामना एक और भी खतरनाक खतरे से होता है, एक विशालकाय क्लैम जो अपने सामने आने वाली हर चीज को निगल रहा है। अपनी विशिष्ट बहादुरी के साथ मोआना कुशलतापूर्वक डोंगी की दिशा बदलती है, आपदा को टालती है और अपनी टीम को सफलतापूर्वक छिपाती है। दुर्भाग्यवश मुर्गे को ट्रैंकुलाइजर डार्ट से बचाने की कोशिश करते समय वह खुद ही उससे टकरा जाती है और कुछ समय के लिए अक्षम हो जाती है। उथल-पुथल के बीच काकामोरा मोआना और उसके साथियों को पकड़ लेते हैं और उन्हें अपनी द्वीप पर भगा ले जाते हैं। अपने शिविर में काकामोरा ने अपनी दुर्दशा बताई। उनका द्वीप मोतू नुई के समान ही जल क्षेत्र में स्थित था, फिर भी नालों द्वारा समुद्री लोगों को वश में करने के लिए समुद्र के विभाजन ने उन्हें बाकी सब लोगों से अलग कर दिया था। विशालकाय सीपी ने द्वीपों को जोड़ने के उनके प्रयासों को विफल कर दिया, जिसके कारण वे भयभीत और एकाकी जीवन जीने को अभिशप्त हो गए। वर्तमान में उन्हें निरंतर अलगाव की आशंका है, हर समय के लिए, बस सीपी के संभावित पतन को छोड़कर। मोआना एक उत्साही और साहसी युवती। यह मानते हुए कि मोआना और उसका दल सफल होता है, काकामोरा तब उन्हें मोतू तक मार्गदर्शन करने में मदद करेंगे। काकामोरा ने मोआना और उसके दल को चुनौती का सामना स्वतंत्र रूप से करने के लिए छोड़कर अलविदा कह दिया। मोआना और उसकी टीम विष से लैस विशालकाय क्लैम के लिए तैयार हो गए, लेकिन इसकी गहराई में प्रवेश करते ही एक तेज धारा ने उन्हें अभिभूत कर दिया, जिससे उनकी आपूर्ति तितर-बितर हो गई और उनकी योजनाएं बाधित हो गईं। एक अप्रत्याशित और कठोर कदम में द्विकपाती के खोल के भीतर उथल-पुथल मचती है। हिंसक मंथन और अचानक हलचल के बीच वे विष से लदी भाले पर से अपनी पकड़ खो देते हैं। लौटों ने बुद्धिमानी से 3 अतिरिक्त भाले लाए, लेकिन वे भी बाद में मची भगदड़ में तुरंत खो गए। अलग-अलग चालक दल के सदस्य खो गए क्योंकि विभिन्न धाराएं उन्हें क्लैम के विशाल आंतरिक भाग में बहा ले गईं। मोआना के साथी एक छायादार अज्ञात क्षेत्र में ठोकर खाते हैं। समूह का नेता एक आकृति देखता है, जिसे वह काकामुरा समझता है, और अप्रत्याशित साहस के साथ हमला कर देता है, लेकिन निराशा के साथ उसे पता चलता है कि वह उनमें से कोई नहीं बल्कि एक विशाल राक्षस है। वे देवता को मुक्त कराने और उसके प्रसिद्ध जादुई हुक को वापस पाने में कामयाब रहे। जैसे ही मोआना की टीम का स्वागत माउई ने किया, अप्रत्याशित रूप से स्वर ऊंची जगह से गिर गया। माउई ने मुस्कुराते हुए घोषणा की, दोपहर के भोजन का समय हो गया। अचानक मुर्गा अकड़कर सामने आता है, जिससे माउई मजाक में कहता है, भोजन का समय। हालांकि उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि यह मोआना का है, जो उसकी निकटता का संकेत देता है। माउई ने उसे ढूंढने का फैसला किया और समूह के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। जैसे ही मोआना नींद से जागती है, उसे अपनी छोटी बहन सिमिया का मतिभ्रम होता है, जो नाटकीय ढंग से उसे डांट रही है। मोआना, पूरा गांव हमेशा के लिए तुमसे नफरत करेगा। हालांकि उसे जल्द ही समझ आ जाता है कि यह सिर्फ एक चमगादड़ है, जो उसकी दृष्टि को धोखा दे रहा है। अचानक मातंगी प्रकट होती है और खुद को इस एकांत समुद्र क्षेत्र की रक्षक बताती है। वह मोरा फेडू के रास्ते से अपनी परिचितता बताती है और अपनी सहायता प्रदान करती है। मातंगी बताती है कि उसे दुष्ट देवता नालों ने बंदी बना रखा है और मोआना से उसे हराने का आग्रह करती है, जिससे उसकी कैद की मुहर टूट जाएगी। जैसे ही वह विदा होती है, मातंगी मोआना को एक रहस्यमय चेतावनी देती है, चाहे कुछ भी हो जाए, आगे बढ़ने का हमेशा एक और रास्ता होता है।
मातंगी बाद में मोआना को एक रहस्यमय गोले में फंसा लेती है और बताती है कि मोआना को मोरा फेतू के प्रवेश द्वार को खोलने के लिए एक पवित्र नृत्य करने की आवश्यकता है। जैसे ही मोआना शुरू होने वाली है, माउई और अन्य लोग आ जाते हैं। उनके समर्थन से उत्साहित होकर मोआना अपना संकल्प जुटाती है और नृत्य पूरा करती है, जिससे पोर्टल खुल जाता है और वह चुनी हुई के रूप में अपनी नीति की पुष्टि करती है। माउई के पीछे होने के कारण चालक दल एक एक करके पोर्टल से गुजरा। उनके प्रस्थान से पहले मोआना मतंगी को उनके साथ चलने के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन अभिभावक इनकार कर देती है, यह स्पष्ट करते हुए कि उसका जादू उसे इसी स्थान पर बांधे रखता है। निराशा और उम्मीद दोनों के रंग में रंगी मातंगी मोआना को बताती है कि नालों को हराने से वह मुक्त हो सकती है, जिससे भविष्य में उनका पुनर्मिलन हो सकता है। कभी कभी प्रगति के लिए अलगाव की आवश्यकता होती है, यहाँ तक कि एक भ्रम की अवधि भी, उसने जाते हुए कहा। जैसे जैसे मोआना की टीम अपनी यात्रा जारी रखती है, मतंगी घबराकर अपने वफादार चमगादड़ से फुसफुसाता है, अगर नलों को उसकी भागने में मेरी भूमिका का पता चल गया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, माउई को अपने मिशन पर संदेह होने लगता है। गंभीर चिंता के साथ वह मोआना को आने वाले अकल्पनीय खतरों के बारे में चेतावनी देता है, ऐसे खतरे जो इतने चरम है कि यहाँ तक कि वह, एक देवता, उन्हें लगभग असाध्य मानता है। वह उसे पहले दी गई चेतावनियों को अनदेखा करने के लिए फटकारता है, यह दावा करते हुए कि मोतू फेतू की भयावहता हर किसी को, उसे, चालक दल को और यहाँ तक कि मुर्गे को भी अपना शिकार बना लेगी। मोआना, क्रू नहीं, मुर्गा भी नहीं, रवाना हुई। वह एक असाधारण नेता के गुणों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वह पलटकर माउई को समझाती है कि पूर्वजों का उन्हें आह्वान करना मिशन की व्यवहार्यता में उनके विश्वास को दर्शाता है। माउई की इस चेतावनी के बावजूद कि इन जल में उसकी क्षमताएं कमजोर पड़ सकती है, उसे अटूट विश्वास है। समुद्र का सामना करते हुए वह चुपचाप एक संकेत की प्रार्थना करती है। अटल विश्वास के साथ वह समुद्र की ओर देखती है, चुपचाप एक संकेत की प्रार्थना करती है। फिर एक आकृति प्रकट होती है जो उसकी दादी की याद दिलाती है, लेकिन करीब से देखने पर यह पूरी तरह से कुछ और ही साबित होती है। यह एक दाव ऊंचे होने के साथ माउई अपनी आकार बदलने की शक्तियों का इस्तेमाल करता है, समुद्र में घुसपैठ करने और राक्षस का ध्यान भटकाने के लिए एक छोटे शार्क में बदल जाता है। परिणामी अराजकता के बीच मोनियर की दुखद मृत्यु हो गई, फिर भी चालक दल के संयुक्त साहस और सहयोग ने अन्य सभी सदस्यों के जीवन को सुनिश्चित किया। फिर भी इस मुलाकात के बाद मोआना अपराधबोध से घिरी रहती है। आसपास तैरते हुए मोआना को एक पुरानी डोंगी के अवशेष दिखाई देते हैं, जो उसके पूर्वजों का अवशेष है। यह बीते समय की यात्राओं और निस्वार्थता का मार्मिक स्मरण कराता है। खोए हुए विचारों में संदेह घर कर रहे हैं, क्योंकि वह सवाल कर रही है कि क्या अपने द्वीप वाले घर को छोड़ना सही फैसला था। उसकी चिंताएं बढ़ रही है, क्योंकि वह अपने दोस्तों की सुरक्षा के बारे में चिंतित है, जिससे वह अपने मिशन को छोड़ने के बारे में सोचने पर मजबूर हो रही है। मोआना की निराशा को भांपते हुए माउई अपने विशिष्ट आकर्षण और आत्मविश्वास से भरपूर एक प्रेरणादायक गाना गाकर उसे हार मानने से रोकता है। उसके शब्दों ने मोआना की आत्मभावना और उसकी पिछली उपलब्धियों को फिर से जगा दिया। वह उसके नाम को आशा की किरण, उसके साहस को अपनी प्रेरणा और उनकी संयुक्त शक्ति को एक अजेय शक्ति के रूप में गाता है। माउई पूरे आत्मविश्वास से खुद को अब तक का सबसे कुशल नाविक घोषित करती है, जो किसी भी बाधा को जीतने में सक्षम है, चाहे वह कितनी भी असंभव क्यों न लगे। उसके शब्द और गाने की जीवंत ऊर्जा मोआना के अंदर की चिंगारी को फिर से जलाना शुरू कर देते हैं। अंत में वह उठती है, उसका संकल्प और मजबूत होता है और वह अपने लोगों और अपनी खातिर मिशन को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होती है। अपने दल और माउई के साथ वह उत्सुकता से अगली चुनौती की प्रतीक्षा कर रही है, हर परिस्थिति के लिए तैयार है। माउई के शब्द मोआना को प्रेरित करते हैं और उसके दल में नई जान डाल देते हैं। कगार से वापस आकर मोनियर पूरे जोश के साथ मिशन के प्रति फिर से समर्पित हो गए, जबकि टीम मोआना के पीछे एकजुट हो गई, जिससे हर किसी के योगदान के महत्व को बल मिला। अपने साझा उद्देश्य से बंधे हुए उन्होंने एकजुट होकर आगे बढ़ने का एक मजबूत संकल्प खोजा। आगे बढ़ते हुए माउई मजाकिया लहजे में कहता है कि उसे एक और द्वीप उठाने का कारनामा करने में देर हो रही है। जैसे ही वे मोतू के पास पहुंचे, एक भयंकर तूफान भयावह रूप से मंडराने लगा। अडिग साहस और निर्णायक नेतृत्व के साथ मोआना कमान संभालती है, कुशलता से जहाज को राक्षसी लहरों के बीच से निकालती है। साथ ही माओ अपने जादुई मछली के कांटे का उपयोग करके कई जानवरों के रूप में बदल जाता है, तूफान की आंख की ओर उड़ान भरता और गोता लगाता है, एक शक्तिशाली बाज और अन्य रूपों का रूप धारण करता है। वह बहादुरी से उन तूफानों का सामना करता है जो जानबूझकर इंसानों का शिकार करने के लिए बनाए गए प्रतीत होते हैं। प्रलयंकारी घटना के दौरान एक बवंदर माउई से टकराता है और उसे जोर से जहाज से टकराकर फेंक देता है।
मोआना को तब एक महत्वपूर्ण बात का एहसास होता है, तूफान का प्रकोप केवल मनुष्यों को निशाना बनाता है और जब माउई आकार बदलता है तो जानबूझकर उसे बचाता है। इसे संभावित रूप से जीवन रक्षक मानते हुए वह तेजी से एक रणनीति बनाती है। वह माउई को इस कमजोरी का फायदा उठाने के लिए मनाती है, उसे तूफान के केंद्र को अपने स्थान की ओर आकर्षित करने के लिए उकसाती है। इससे उसे द्वीप तक पहुंचने और अपना मिशन पूरा करने का अवसर मिलता है। दाव पर लगी भारी चीजों का अंदाजा होने पर माउई सहमति दे देता है, भले ही उसे पता हो कि एक बड़ा बलिदान देना पड़ेगा। एक बार फिर वह एक विशाल बाज में बदल गया, एक बुलंद और शानदार आकृति जो तूफानी आकाश के खिलाफ छायाचित्रित थी। दृढ़ संकल्प के साथ उसने प्रस्थान से पहले चालक दल को संबोधित किया, उनसे वादा किया कि मिशन के समापन के लिए मोतू फेतू पर उनसे मिलेंगे। द्वीप का आरोहण। मिशन चरण, द्वीप स्थानांतरण अभियान। उम्मीद की प्रबल पुकार से प्रेरित होकर वह तूफान में ऊपर चढ़ता है, मोआना और उसके दल को अटूट संकल्प के साथ उथल-पुथल का सामना करने के लिए सौंपता है। भयंकर तूफान के बीच मोआना और उनकी टीम पूरी सावधानी से अपने प्रयासों का संचालन करते हैं। हर सदस्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाता है। लगातार बवंदर के बीच कुशल और बहादुरी से नेविगेट करने के बावजूद स्थिति तेजी से बिगड़ती जा रही है। दूर कहीं मोआना ने माउई को मोतू फेतू पहुंचते हुए देखा। अपने भयानक हुक का उपयोग करते हुए वह द्वीप को उठाने का कठिन कार्य शुरू करता है, लेकिन उसे नाला दुर्भावनापूर्ण देवता से भयंकर प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, जो उसे विफल करने के लिए दृढ़ है। अराजक तूफान से नलो माउई पर बिजली गिराता है, हर बार पिछले वार से ज्यादा शक्तिशाली होता है, फिर भी माउई असीम दृढ़ता के साथ सहता रहता है। मोआना समझती है कि उसे द्वीप के जादू को खोलने और अपने भाग्य को प्राप्त करने के लिए उससे संवाद करने की आवश्यकता है। माउई पर सीधी तीव्र बिजली गिरने से स्थिति विनाशकारी रूप से बढ़ जाती है। वह लड़खड़ाता है, देखने में काफी कमजोर लग रहा है। दर्द से कराहते हुए भी माउई दृढ़ रहता है। फिर भी मोआना की मदद की गुहार एक विनाशकारी बिजली के हमले से मिलती है, जिससे चालक दल उग्र समुद्र में डूब जाता है और उसके बाद होने वाले कोलाहल में बिखर जाता है। अपनी बदहवास हालत के बावजूद मोआना अराजकता के बीच अपनी टीम को सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष करती है। सामिया को स्टारफिश खोने का विनाशकारी नुकसान उसे अपने फैसलों का गहरा पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करता है। गिल्ट और कुतरते हुए संदेहों से घिरी हुई वह सवाल करती है कि क्या अपने द्वीप घर को छोड़ना एक गलती थी, और डरती है कि उसने अपने चालक दल को ऐसी खतरनाक स्थिति में लाकर खतरे में डाल दिया है। दल के सदस्य भी इसी तरह परेशान होकर निराश होने लगते हैं। कुछ तो अपने फैसले पर पछतावा भी करते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि वे बर्बाद हो चुके हैं। फिर भी अपने गहरे दुख में मोआना को वे शब्द याद आते हैं जिन्होंने उसे लंबे समय से सहारा दिया है, हमेशा एक और रास्ता होता है। अपनी सारी हिम्मत जुटाकर मोआना अपना संतुलन पाती है। अपनी चोटों के बावजूद वह डर के आगे झुकने से इनकार करती है। उसका समुदाय, उसकी विरासत और उसकी टीम सभी उसकी सफलता पर निर्भर है। गहरी सांस लेते हुए वह सागर पर विचार करती है, उसके चिरपरिचित आलिंगन को स्वीकार करते हुए। नए संकल्प से भरी हुई वह तत्परता से अपने बिखरे हुए दल को पुकारती है और उन्हें कार्रवाई के लिए प्रेरित करती है। वह उनके पूर्वजों के अटूट विश्वास की याद दिलाती है और कैसे उनकी सामूहिक शक्ति किसी भी बाधा को दूर कर सकती है, चाहे वह प्राकृतिक हो या दिव्य। धीरे धीरे कदमों और अटूट विश्वास के साथ उनके शब्द उनमें आशा की फिर से ज्योति जलाते हैं, आने वाली चुनौतियों का सामना करने के उनके संकल्प को मजबूत करते हैं। मोआना मोतू नुई की ओर पीछे देखती है, जहां माउई अभी भी भयंकर तेका के साथ एक महाकाव्य लड़ाई में फंसा हुआ है। भले ही आगे चुनौतियां विशाल दिख रही हो, वह दृढ़ता से पतवार पकड़े हुए है। उसकी नजरें स्थिर और अटूट है। उसके भीतर एक तीव्र दृढ़ संकल्प जल रहा है, जो पीछे हटने को अकल्पनीय बना रहा है। वह अपने भाग्य को स्वीकार करने के लिए तैयार है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। नए साहस से भरी हुई मोआना अपने दल से घोषणा करती है कि माउई को ढूंढना जरूरी है और उन्हें हार नहीं माननी चाहिए। तत्काल ही वह महासागर में कूद पड़ी, पूरी शक्ति से द्वीप की ओर तैरने लगी। उसे किसी भी छिपे खतरे का कोई आभास नहीं था। समुद्र की अथाह गहराई तक पहुंचकर वह एक असाधारण पत्थर खोजती है, द्वीप का हृदय। अपनी बची खुची ताकत जुटाकर उसने पत्थर को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी नालों की अचानक और हिंसक बिजली से वह बेसुध हो गई। एक आसन परिवर्तन का आभास होने पर माउई तत्काल मोआना का पता लगाने के लिए एक खोज पर निकलता है। जैसे जैसे तूफान कमजोर होता है, परिदृश्य पर एक अजीब सी शांति छा जाती है। उसका निष्प्राण शरीर सतह के नीचे पाकर वह उसे प्रकाश की ओर उठाता है। अचानक मोआना अपने पूर्वजों से गिर गई, जो गर्म, दीप्तिमान ऊर्जा के विस्फोट में प्रकट हुए। विनाशकारी और याचना करते हुए वह अपने दर्द को एक शोकाकुल गीत में उड़ेलता है, उससे जागने की भीख मांगता है। गिरे हुए अंतरिक्ष यात्रियों की गूंज एक आशापूर्ण, स्वर्गीय संवेद गान में गूंजती है।
कलाकारों के समूह का नेतृत्व करते हुए उनकी नानी की जून पीढ़ियों के बीच एक मार्मिक संबंध बनाती है। एक सचमुच जादुई पल में मोआना में प्रकाश प्रवाहित होते ही सागर उनकी जीवंत ऊर्जा से जगमगा उठता है। एक धीमी जागृति के साथ उसने अपनी आंखें खोलीं, जो नई ताकत से जीवंत और भरी हुई थीं। जब मोआना जागती है तो उसे अपने पूर्वजों माउई और अपनी दादी की आत्मा के दर्शन होते हैं। भले ही माउई को कोई शारीरिक खतरा नहीं है, लेकिन उसके तैतू का गायब होना देवत्व के साथ टूटे हुए संबंध को दर्शाता है। हालांकि लगभग तुरंत ही तैतू अलग अलग होकर फिर से उभर आते हैं, जिनमें से प्रत्येक इस नई अग्निपरीक्षा के दौरान उनके साहस का प्रतीक है। उसका जादुई हुक भी बहाल हो गया है, उनकी जुड़ाव और समुद्र से उसकी जादुई शक्ति फिर से ताज़ा हो गई है। मोआना की दादी अंतिम ज्ञान देती है, उसे याद दिलाती है कि वे शाश्वत रूप से जुड़े हुए हैं और आत्मज्ञान उसे कभी भी वास्तव में अकेला होने से रोकेगा। अपनी जीत के सम्मान में मोआना को उसकी बाह पर एक चमकदार तैतू और उसकी यात्रा का प्रतिनिधित्व करने वाली एक अनूठी कलाकृति प्रदान की जाती है। अपनी पूरी शक्ति पुनः प्राप्त करने के बाद माउई मोआना को द्वीप को मुक्त करने में मदद करता है, जबकि मोआना अनुष्ठान करती है, अंतःनाल के अभिशाप को समाप्त करती है। जैसे ही वे नवगठित द्वीप पर चले, उन्होंने एक नक्शा खोजा जिसमें कई अन्य द्वीप दर्शाए गए थे, जिनमें मोतुनुई और एक स्पष्ट रूप से घर के रूप में लेबल किया गया द्वीप शामिल था। जल्द ही दूर देशों से लोग खुशी खुशी फिर से जुड़ने और एक समृद्ध समुदाय बनाने के लिए यात्रा करने लगे। इसके बाद माओ मोआना के द्वीप पर फिर से जाता है और एसए को एक अनोखा उपहार देता है, मोरा फेतु का एक दूरबीन। वह उसे अपनी बहन की विजयी वापसी देखने के लिए इसका उपयोग करने की सलाह देता है। पूरी तरह से उत्साह से अभिभूत होकर सा मोआना की ओर दौड़ती है और वे एक दूसरे को कसकर गले लगाते हैं। मोआना के माता पिता उसकी वापसी पर बहुत खुश हुए, उसके कार्यों पर गर्व और कृतज्ञता से भरे हुए थे। फिल्म एक भव्य त्योहार के साथ चरम पर पहुंचती है। पूरा गांव एकता और वादे से भरी एक नई शुरुआत का जश्न मनाने के लिए एक साथ गाता है। पोस्ट क्रेडिट दृश्य में मातांगी को एक क्रोधित नालों का सामना करते हुए दिखाया गया है, जो मोआना की मोतू फेतु तक पहुंचने और द्वीप को मुक्त कराने में सफलता से नाराज है। विश्वासघात की आशंकाओं से घिरा हुआ वह जोरदार ढंग से जवाब मांगता है। यद्यपि मातंगी थकी हुई और पराजित है, फिर भी वह मानती है कि जेल में उसके लंबे समय रहने से उसका कर्ज चुक गया। नालो क्रूरता से मुस्कुराते हुए उसे एक बार फिर जंजीरों में जकड़ लेता है और घोषणा करता है, यह तो बस शुरुआत है। अचानक तमातोआ, एक केकड़ा जिसकी एक उंगली गायब थी, प्रकट होता है और मोआना से बदला लेने की अपनी इच्छा घोषित करता है। बुरी तरह से ठहाके लगाते हुए नालो अपनी अगली चाल की योजना बना रहा है, एक और रोमांचक कारनामे की तैयारी कर रहा है। स्क्रीन अंधेरे में गुल जाता है, कहानी अनसुलझी रह जाती है। व्यापक समझ के लिए अतिरिक्त संसाधनों से परामर्श करें।